हेलो यंग डायनेमिक फ्यूचर, हाउ आर यू? वेलकम टू शिक्षा सारथी, है ना, जहाँ पे एजुकेशन ही सब कुछ है। ठीक है, चलिए मैं हूँ राजेश कुमार और मैं आज का लेक्चर शुरू करता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं बताया था, हम लोग आज पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग और दूसरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखें, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चार्ज वाला टॉपिक कर रहे हैं, तो मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ये बहुत शॉर्ट लेक्चर होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिससे क्वेश्चंस बहुत सारे आए चुके हैं और आने की संभावना है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है तुम लोगों को। ठीक है ना, हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं और हम लोग क्रैश कोर्स में बस उतना ही चीजें पढ़ रहे हैं जो कम समय में ज्यादा नंबर आए। हमें पूरा डिटेल सिलेबस नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि तुम्हें फिजिक्स भी पढ़ना होता है, मैथ भी पढ़ना होता है, बायो भी पढ़ना होता है, तो तीनों सब्जेक्ट को तुमको 3 महीने में कवर करना है। तो उतना ही चीज तुम पढ़ो, ज्यादा बोझ एक्स्ट्रा चीज दिमाग के अंदर नहीं घुसाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। ओके, तो जैसा कि सबको पता है कि चार्जिंग के टोटल 3 मेथड्स हैं। फ्रिक्शन यानी कि रब करके एक सरफेस को दूसरे सरफेस पर रब करके, दूसरा है इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यानी कि एक चार्ज्ड बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी के नजदीक में ले जाएंगे, पास में ले जाएंगे, है ना। और तीसरा है कंडक्शन। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, क्रैश कोर्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए फ्रिक्शन ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि फ्रिक्शन से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ये जो फोटो बना हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है ना, तो क्या है भाई, फ्रिक्शन में क्या होता है कि रबिंग 2 बॉडीज टूगेदर, आप 2 बॉडी को रगड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर, एंड बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेज ऑफ इक्वल अमाउंट अपीयर साइमल्टेनियसली। मतलब कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी को, यानी दोनों बॉडी न्यूट्रल है, और जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे रब करेंगे तो दोनों बॉडी पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा, दोनों का अमाउंट इक्वल होगा। ठीक है, किसके कारण होगा भाई? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। जैसा कि मैं बता चुका हूं, चार्जिंग हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है, चाहे जिस तरीके से हो, जिस वे से हो, अलग अलग वे है। फ्रिक्शन है, इंडक्शन है एंड कंडक्शन है। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल फेमस है, ये है हमारा ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड है, ये है सिल्क का क्लॉथ। ठीक है ना, ये है सिल्क क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, है ना। अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ पे रगड़ेंगे तो क्या होगा बताओ मेरे को? तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क में चला जाएगा। फिर से सुनिएगा ध्यान से, ग्लास का इलेक्ट्रॉन सिल्क में जाएगा। ठीक है, तो ग्लास हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और सिल्क हमारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? इस मेथड्स को ही बोलते हैं क्या चीज? फ्रिक्शन मेथड्स। अगर और सिंपल जो हम लोग आसपास चीजें देख सकते हैं तो वो और आसान है। देखो, जैसे कि ये देख चुके हो तुम लोग, जानते हो, है ना। ये क्या है बच्चा? तो सर ये तो कॉम्ब है ना। और ये क्या है? पेपर का टुकड़ा है। तो अगर हम कॉम्ब को ड्राई हेयर, रिमेंबर ड्राई हेयर में ना कॉम्ब जो है रब्ड करोगे, रब्ड विथ, है ना, किसके साथ? ड्राई एयर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ड्राई कंडीशन में ज्यादा कंडक्ट होती है। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा? कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, क्योंकि कॉम्ब जो है प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक का कॉम्ब होता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और पेपर पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, और इस तरह से आपका जो है क्या हो जाएगा बताओ? फ्रिक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दिया हम लोगों ने, है ना। दूसरा क्या है आपका? जैसे थंडर स्टॉर्म आप सुनोगे, है ना, लाइट जब ये तो वहां पे क्या होता है? बादल जो चमकता है, बिजली गिरता है ना, बारिश के मौसम में, वहां पे क्या होता है? बादल के पास भी चार्जिंग होता है। तो अपर एज ऑफ क्लाउड, इन ऊपर वाले क्लाउड के ऊपरी भाग में, अपर सेक्शन में, अपर वाले में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और लोअर वाले सेक्शन में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, और उस तरह से अर्थ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है अर्थ सरफेस पे, और जिसके कारण लाइटनिंग होता है ना। ये भी किसका है? फ्रिक्शन का ही मेथड्स है। घर्षण होता है कि बादल का और एयर का, और जिसके कारण लाइटनिंग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, फ्रिक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन मेथड्स का डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है कि जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे रब किया जाएगा तो दोनों बॉडी पे जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज अपीयर होगा। क्यों? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो भाई जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल कर जिसमें जाएगा, तो जिससे निकला वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जिसमें गया वो निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखें, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आ चुका है, खास करके कि ग्लास को जब सिल्क पे रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो बताइए कि ग्लास पे कौन सा चार्ज आता है?
तो पॉजिटिव चार्ज आता है। हो सकता है कि आपको अगला क्वेश्चन पूछ दे कि जब प्लास्टिक रॉड को सिल्क पे रगड़ा जाएगा तो प्लास्टिक रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा, तो निगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आया बात को? या ये पूछ दे कि जब ग्लास को रब किया जाएगा सिल्क पे तो सिल्क पे कौन सा चार्ज आता है, तो निगेटिव चार्ज आता है। क्लियर है? तो फ्रिक्शन मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दोनों यहां से बोर्ड में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए मैं यहां पे दोनों नहीं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा सबसे टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो भर भर के क्वेश्चंस आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो हम लोग चार्ज को दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं फाउंडेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए इसका पूरा डिटेल्स में जाऊंगा मैं, कुछ नहीं, हमें सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो बोर्ड के लिए जो जरूरी है शॉर्ट टाइम में उसी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और दूसरा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट टू पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ चार्ज। समझ में आया बात को? जैसे कि मैंने यहां पे बहुत सारा पॉइंट लिया है, इस पॉइंट का नाम मैं लेता हूं ए, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है सी, इसका नाम मान लो डी, इसका नाम मान लो ई। तो ए पे हमने Q1 चार्ज रखा, मान लो Q1 की वैल्यू लेते हैं +2 कूलम। बी पे हमने Q2 चार्ज वैल्यू रखा है, मान लो Q2 की वैल्यू है -3 कूलम। तो ये जो +2 कूलम है उस किसी एक पॉइंट पे है, ए पे है सिर्फ। ये जो -3 कूलम है ना वो कहां पे है, सिर्फ बी पे है। तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना। और डिस्क्रीट किसका होता है, पॉइंट चार्ज का। किस चार्ज का, पॉइंट चार्ज का। आपके पास अगर पॉइंट चार्ज है तभी आप डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पे देखो कंटिन्यूअस में भी दो कैटेगरी है, एक यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। जो क्वेश्चन आता है वो यूनिफॉर्म से आता है। फिर से सुन लो, जो क्वेश्चन आता है वो यूनिफॉर्म से आता है, इसलिए हम यूनिफॉर्म ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में तीन तरीके से होता है। ठीक है ना, कौन कौन सा? तो कंटिन्यूअस में होता है एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, और थर्ड वन इज द वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूमेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूमेट्रिक ही लिखता हूं, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सरफेस वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चा? क्योंकि इसको अगर आप पढ़ते हैं तो आगे डेरिवेशन करने में बहुत आसान होता है। जैसे कि सबसे पहला लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे एक टर्म डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका मतलब होता है लेमडा से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, लेमडा हमारा क्या है, यह है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज और डेंसिटी। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला टोटल चार्ज अब बाय टोटल लेंथ का फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लाइन या रिंग, समझ में आया बात को? ये रिंग हो गया, ये रिंग है हमारा। अब इस रिंग पे पूरा देखो, सब रिंग पे पूरा चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ये रॉड है और रॉड पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट ऐसे कर देखो चार्ज को, है ना। तो यानी कि देखो यहां पे क्या कर रहे हो ना, कि अगर मान लो ये रॉड है, अगर ये रॉड है तो पूरे रॉड पे हमने मान लो कि 2 कूलम चार्ज, जैसे यहां पे बोलूं कि देखो यहां पे +2 कूलम चार्ज हमने दे दिया। तो यहां देखिए +2 कूलम चार्ज एक सिंगल पॉइंट पे रखे थे ए पे, लेकिन इस पे जो है ना 2 कूलम का चार्ज एक पॉइंट पे नहीं है, बहुत सारा जो है पॉइंट्स इसमें होगा। तो पूरे रॉड पे हमारा जो है 2 कूलम चार्ज है। समझ में आया बात को? तो पूरे रॉड पे जो 2 कूलम चार्ज है, इसलिए इसको लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। समझ में आया बात कि नहीं? हाँ,
तो भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो कूलम पर मीटर। बोला कैसे सर, तो टोटल चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम, और टोटल लेंथ का यूनिट हो जाएगा क्या चीज, मीटर। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, एसआई यूनिट्स कूलम पर मीटर हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या होगा बच्चा, तो कूलम का होता है 80 और मीटर का होता है लेंथ, तो लेंथ ऊपर चल जाएगा, तो एल के पावर -1 80 या फिर टी ए, कोई दिक्कत नहीं है, ये डायमेंशंस याद रखिएगा। तो एल के पावर -1 टी ए या फिर 80 इसका डायमेंशन है किसका, लीनियर चार्ज डेंसिटी का, जिसका कि हम लोग लेमडा से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है। इसका यूज क्या है सर, तो इसका यूज है कि अगर रिंग के कारण हमें फोर्स निकालना हो, इस रिंग के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, इस रिंग के कारण अगर मुझे पोटेंशियल निकालना हो, या इस रॉड के कारण अगर फोर्स निकालना हो, रॉड के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो ये लेमडा तुमको काम आएगा। क्यों, क्योंकि पूरे चार्ज के कारण एक ही बार थोड़ी निकाल सकते हो, आपको एक छोटा सा लेंथ लेकर के निकालना होगा, इंटीग्रेशन वाला मेथड से, ठीक है ना। तो छोटा सा लेंथ लोगे तो छोटा सा लेंथ का चार्ज निकालोगे कैसे, तो लेमडा जो है यूनिट लेंथ का चार्ज है, ये क्या है, चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ। किसका है भाई, चार्ज ऑफ यूनिट लेंथ है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इसका पूरा डिटेल्स अभी मैं नहीं जा रहा हूं, है ना। तो यूनिट लेंथ का चार्ज को हम लोग लेमडा बोलते हैं, समझ में आ रहा बात को। तो ये हमारा इसका ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद इसका एसआई यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर, और डायमेंशंस क्या होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कहां कहां होता है, रॉड पे होता है और रिंग पे होता है। अब दूसरा है इंपॉर्टेंट में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए सरफेस, जैसे देखिए ये जो है हमारा प्लेट है, ये प्लेट है, तो प्लेट के ऊपर जो है ना पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं पूरा प्लेट पे, है ना। तो ये हमारा शीट है, तो शीट पे भी कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा देखो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि शीट के पास सरफेस होता है ना, तो इसको हम लोग सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अच्छा, इसका देखिए क्वेश्चंस आया हुआ था, क्या है भाई, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, 2021 में आया था ये क्वेश्चन, बहुत दूर नहीं है। तो क्या हो जाएगा भाई, तो भाई ये हो जाएगा टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया, क्योंकि फॉर्मूला सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चा, इसको हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा। ये क्या है, ये सिग्मा है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो टोटल चार्ज और बटा टोटल एरिया। बोलेगा क्यों सर, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस। इसके पहले क्या था बताइए, इसके पहले था लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर के लिए क्या होता है, लाइन, और सरफेस के लिए क्या होता है, एरिया। तो ये चार्ज बटा एरिया हो जाएगा, मतलब कितना, तो Q बटा में A होगा, सिग्मा का फॉर्मूला। समझ में आया। इसके एसआई यूनिट भी पूछ सकता है। अगर इसका एसआई यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, चार्ज का तो कूलम होता है, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, है ना। तो कूलम मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। तो देखो एसआई यूनिट जो होता है इसका कूलम मीटर स्क्वायर होता है ना। 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया था कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसमें एक ऑप्शन था कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 2019 में क्वेश्चंस आया हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, इसलिए इसको ध्यान से रखना है, समझना है। समझ में आ रही बात को। अच्छा, डायमेंशंस की अगर बात करेंगे हम, है ना, डायमेंशंस की बात करेंगे, है ना। तो देखिए चार्ज बटा एरिया होता है, चार्ज का डायमेंशन तो पता है A इंटू टी होगा, और एरिया क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर। तो ये L ऊपर चल जाएगा, तो L के पावर क्या हो जाएगा, -2, और T पहले लिखाएगा और फिर A बाद में लिखाएगा। तो L के पावर -2 इंटू टी इंटू ए हो जाएगा। तो L के पावर -2 इंटू टी इंटू ए हो जाएगा इसका डायमेंशंस। ये भी आ चुका है कि डायमेंशंस क्या होता है भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो L के पावर -2 इंटू टी इंटू ए होता है। क्यों, क्योंकि चार्ज बाय एरिया है, और चार्ज का क्या होता है, AT, है ना। ये भी आ चुका था 2020 में। और जो मैं बोल रहा हूं उसको जाकर देखना, ऐसा नहीं कि मैं बस ऐसे ही बोल दिया हूं, ये उस ईयर में आया हुआ क्वेश्चंस है, आप देखोगे। समझ में आया। अब ये सरफेस चार्ज कहां कहां होता है और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज कहां कहां होता है, इसकी बात मैं करूंगा। लेकिन इतना जानते हो आप लोग कि सरफेस जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे ही सिर्फ होगा,
और वॉल्यूमेट्रिक एक होता है ना तीसरा। देखो इधर, ये तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, टोटल चार्ज में टोटल एरिया होगा, इसका बी आंसर होगा। अब देखो इधर तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं, इसको लिखते हैं सिग्मा से, है ना, सिग्मा, इसको सॉरी रो से, सॉरी सिग्मा नहीं रो, ये रो होता है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं, RHO, इसको रो पढ़ा जाता है। समझ में आया बात को। ये क्या होता है भाई, ये हो जाएगा टोटल चार्ज और नीचे में जाएगा टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब Q और बटा में V। मैं V को काट के लिखता हूं क्योंकि V पोटेंशियल के लिए भी यूज करते हैं और V वेलोसिटी के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे चूंकि V वॉल्यूम के लिए यूज हो रहा है इसलिए मैंने इसको काट के लिखा है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज बटा टोटल वॉल्यूम। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा, तो सर इसका SI यूनिट तो बहुत आसान है। अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो क्या लिखूंगा SI यूनिट बताइए सर, चार्ज के लिए लिखेंगे कूलम और वॉल्यूम के लिए लिखेंगे मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम पर मीटर क्यूब। अच्छा मान लो कि इधर 2 साल से पूछ रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, हो सकता है कि इस बार पूछ दे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है ना। और जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ना वही मैं डिस्कस करूंगा, जिससे तुमको बोर्ड में ना बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अब इसका डायमेंशन लिखना हो, डायमेंशन तो आसानी से लिख सकते हैं। डायमेंशन अगर लिखना हो किसका भाई, रो का, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का, तो देखिए कूलम का डायमेंशन होता है A इंटू टी ब्रैकेट में क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, और वॉल्यूम का हो जाएगा कितना, L के पावर 3, कितना आएगा बताइए, L के पावर -3, क्योंकि ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, फिर इंटू A इंटू में कितना T, तो ये हमारा हो जाएगा डायमेंशंस। किसका डायमेंशन हो जाएगा भाई, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का। क्लियर है। फिर से मैं बोल दूं कि इसको मैं कहां पे डिफाइन करता हूं, तो ये देखो पूरा का पूरा, मान लो ये एक स्फीयर है, तो पूरे स्फीयर में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, पूरा का पूरा स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, है ना। पूरा, वो भी कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। लिसन केयरफुली, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है ना। तो भाई क्या हो जाएगा, यानी क्या बोल सकते हैं ये, तो सर ये चार्ज है ऑफ यूनिट वॉल्यूम का, यूनिट वॉल्यूम का, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको कैसे लिखते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आपको, हाँ ये ध्यान रखना है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं ये डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। अब ये बात उठती है कि सर सरफेस डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी का हम लोग यूज क्या करते हैं, तो मैं जैसा कि बोल रहा था कि अगर मैं आपको बोल दूं, जैसे देखो इधर ये हमारा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, यानी मेटल है, ये मेटल का बॉल है ये, है ना। ये हमारा कंडक्टिंग होलो है, ये भी मेटल का बॉल है, मेटल का बॉल है ये, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये सॉलिड है और ये क्या है, ये हॉलो है। तो बच्चा ध्यान रखेंगे, इन दोनों केस में सरफेस डेंसिटी होता है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑफ चार्ज। मतलब यहां पे भी सिग्मा यूज होगा और यहां पे भी सिग्मा होगा। कहने का मतलब अगर इसको तुम कोई चार्ज दोगे तो सिर्फ सरफेस पे जाएगा। कहां जाएगा, सिर्फ सरफेस पे जाएगा, अंदर वॉल्यूम में नहीं जाएगा, पूरा बॉडी में नहीं भरेगा, ठीक है, सिर्फ सरफेस पे होगा। वो भी कौन से सरफेस पे, आउटर सरफेस पे होता है। समझ में आए बात को। लेकिन अगर मैं यहां पे होलो की बात करूं, अगर पूरा बंद है, ये होलो है, अब पूरा बंद है, तो चार्ज सिर्फ सरफेस पे होगा। चार्ज सिर्फ सरफेस पे होगा, ठीक है ना। और ये यूनिफॉर्म है, अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है सिग्मा क्या होता है, 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। जहां रेडियस ज्यादा वहां डेंसिटी कम, और जहां रेडियस कम वहां पे डेंसिटी ज्यादा। जैसे कि इसको कैसे समझोगे, अगर मैं यहां पे देखो ऐसे ले लूं, ये देखिए यहां पे रेडियस जो है ना ज्यादा है, और इसका रेडियस जो इस कर्व का रेडियस क्या है, देखिए इस कर्व का रेडियस कम है, तो यहां पे डेंसिटी जो होगा ना दूर दूर होगा चार्ज,
और यहाँ पे जो चार्ज होगा ना वो बहुत नजदीक नजदीक होगा, ये नजदीक नजदीक होता है, ठीक है ना। तो ये जो चार्ज का डेंसिटी है ना ये रेडियस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जहां पे रेडियस बहुत बड़ा है वहां चार्ज का डेंसिटी यानी घनत्व जनसंख्या पर यूनिट एरिया कम होगा, और जहां पे रेडियस छोटा है, जैसे देखिए एक सीट पे आपको बैठना है और आप मान लो 3 से 4 लोग हो और सीट की लंबाई बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरा मान लो कि एक बोगी पूरा खाली है ट्रेन का, तो आराम से एक सीट पे एक लोग बैठोगे कि नहीं बैठोगे। लेकिन अगर मान लो पूरा ट्रेन में भीड़ है तो एक ही सीट पे कितने लोग बैठ जाओगे, 4-5 लोग भी बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, है ना। तो जहाँ पे 4-5 लोग बैठ रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। और जहाँ पे एक सीट पे एक लोग बैठ रहे हैं या 2 लोग बैठ रहे हैं वहाँ की डेंसिटी क्या है, कम है। तो जहाँ पे रेडियस ज़्यादा है वहाँ पे स्पेस ज़्यादा है तो वहाँ पे डेंसिटी कम होगा, और जहाँ पे रेडियस कम है तो वहाँ पे स्पेस कम है तो वहाँ पे डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। चार्ज क्या होगा, नज़दीक नज़दीक में होगा। तो ये भी ध्यान रख लेना है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना वो कैसे होता है भाई, नॉन यूनिफॉर्म में जहाँ रेडियस कम है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, और जहाँ पे रेडियस ज़्यादा है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होता है, ठीक है ना। तो ये होलो मेटल के केस में अगर कंडक्टिंग है तो दोनों में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग है, जैसे ये प्लास्टिक का बॉल है, रबर का बॉल है, ये रबर का बॉल है, तो रबर बॉल कैसा होता है बताइए, तो नॉन कंडक्टिंग होता है सर। तो अगर होलो है तो होलो में तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। होलो के लिए क्या होगा, फॉर होलो क्या होगा, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। समझ में बात को। लेकिन अगर सॉलिड है तो सॉलिड में वॉल्यूमेट्रिक होगा, पूरे वॉल्यूम में यानी कि पूरा अंदर बाहर सब जगह चार्ज होगा इसमें। ये क्यों, ये सॉलिड वाला है ये। देखिए पूरा वॉल्यूम में भरा हुआ है चार्ज, है ना। तो ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग, ध्यान रखना है। तो मात्र और मात्र नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। मेरा जो भी चर्चा हो रहा है सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए हो रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में यही मात्र एक है वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए और सॉलिड होना चाहिए। जरूरी है स्फीयर ही होना चाहिए? नहीं सर, अगर सिलेंडर है तो भी चलेगा, लेकिन 2 कंडीशन वैलिड होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए और सॉलिड होना चाहिए, चाहे वो स्फीयर हो और चाहे वो सिलेंडर हो। लेकिन हमारा नॉन कंडक्टिंग होगा और सॉलिड होगा तभी उसमें जो है वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग है लेकिन सर वो हॉलो है, तो हॉलो का मतलब क्या, अंदर तो खाली होगा ना। तो जब खाली रहेगा तो चार्ज हवा में तो रहेगा नहीं, चार्ज तो किसी मास के अंदर रहेगा। तो भाई मास कहाँ पे है, सरफेस पे है, क्योंकि होलो है वो, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। यानी कौन सा डेंसिटी यूज होगा, तो यहाँ भी सिग्मा होगा सर, यहाँ भी सिग्मा होगा सर, यहाँ भी सिग्मा होगा। इसमें क्या होगा सर, इसमें रो यूज होगा सर, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होगा यूज सर, है ना। बोले सर इसका क्या यूज था सर, ध्यान रखना है, गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पढ़ना है स्फीयर के लिए, और वहां पे सॉलिड भी पढ़ना है और हॉलो भी पढ़ना है, कंडक्टिंग भी पढ़ना है, नॉन कंडक्टिंग भी पढ़ना है। तो डेरिवेशन में काम आएगा कि किस केस में सिग्मा लेना है और किस केस में रो लेना है, यानी किस केस में सरफेस डेंसिटी लेना है, किस केस में वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी लेना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो था छोटा सा टॉपिक था, लेकिन यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ चुके हैं और आने का भी संभावना है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने चार्ज का प्रोपर्टीज, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन, जिसको जो इंपॉर्टेंट है 2-2 नंबर का क्वेश्चन वहां से आता है, और तीसरा में डिस्ट्रीब्यूशन जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही चीजें हम 3 पॉइंट्स क्लियर कर चुके हैं चार्ज के बारे में। और अगला जो वीडियो आएगा मेरा वो कूलम्ब्स लॉ पे आएगा, और कूलम्ब्स लॉ पे जितना भी क्वेश्चंस आया हुआ है, किस किस तरीके से आता है और कितना आ सकता है, उसी की बेसिस वीडियो रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक यू वेरी मच।